जब हम किसी चुनाव के नतीजों को देखते हैं तो बात सिर्फ हार और जीत की नहीं होती। असल में वो जनादेश शासन की सेहत जांचने का एक तरीका है, एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह। आज हम मध्य प्रदेश की ब्यौहारी विधानसभा सीट के जनादेश की परतें खोलेंगे, ये समझने के लिए कि वहां के लोग अपनी व्यवस्था से, अपने नेताओं से असल में क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, लोगों की सेवा करने के लिए पहले उनकी दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए भारत के दिल में चलते हैं, मध्य प्रदेश के ब्यौहारी। ये एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहां जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है और जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है। यहां के लोगों का अपनी जमीन और जंगल से एक बहुत ही गहरा, एक अटूट रिश्ता है। और यही रिश्ता उनकी पहचान, उनकी रोजी रोटी है। और सच पूछिए तो उनकी राजनीति का केंद्र भी यही है। तो यहाँ की धरती की आवाज क्या है? ये आवाज यहाँ के प्रमुख समुदायों बैगा और गोंड की आवाज है। और उनके लिए शासन के असल सवाल आखिर हैं क्या? वो सवाल जो हर सुबह उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। क्या गांव तक पक्की सड़क पहुंची? क्या पीने का साफ पानी नसीब होगा? क्या हमारे बच्चों को यही काम मिलेगा या उन्हें भी शहर जाना पड़ेगा? और जो मेहनत हम खेत में करते हैं, क्या उसका सही दाम मिलेगा? यही हैं असली मुद्दे। राजनीति की बड़ी बड़ी बातों से कहीं ज्यादा ये जमीनी हकीकतें ही जनादेश को बनाती हैं। जरा सोचिए, जब पपौंद जैसे गांव के लोग सड़क के बड़े बड़े गड्ढों में पौधे लगाने लगते हैं तो ये सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता। ये एक संदेश है, एक पैगाम। ये व्यवस्था को बताने का एक तरीका है कि अब सब्र का बांध टूट रहा है। ये बुनियादी सम्मान के लिए गुहार है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि लोगों और सिस्टम के बीच का जो कनेक्शन है वो कहीं टूट गया है। ये एक खामोश चीख है जिसे सुनना ही होगा। तो कुल मिलाकर चुनावी राजनीति के पीछे की तस्वीर ये बनती है, खेती किसानी से जुड़ी आमदनी की चिंता, युवाओं के लिए स्थानीय नौकरियों की भारी कमी जो उन्हें पलायन पर मजबूर करती है, पीने के पानी का कोई भरोसा नहीं जो एक रोज की लड़ाई है, अच्छे स्कूल और अस्पताल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी, और अपनी जमीन, जंगल और खदानों को लेकर एक लगातार बढ़ता हुआ तनाव। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये वो चिंताएं हैं जो लोग हर दिन जीते हैं, और यही वो भावनाएं हैं जो चुनावी आंकड़ों को असल मतलब देती हैं। चलिए अब इन भावनाओं और जमीनी हकीकतों से आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि जब हम जमीन की नब्ज पकड़ लेते हैं तो ये नंबर भी हमसे बात करने लगते हैं। देखते हैं कि 2023 के जनादेश के आंकड़े आखिर क्या कहानी सुना रहे हैं। ब्यौहारी में 2,78,477 लोग, ये वो संख्या है जिनके हाथ में फैसला है। सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये वो सामूहिक शक्ति है जो तय करती है कि शासन किस दिशा में जाएगा। और जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये कि यहाँ लगभग 75% मतदान होता है, वो भी लगातार। इसका सीधा मतलब है कि ब्यौहारी के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक और सक्रिय हैं। वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। वो अपनी राय रखते हैं और उनकी आवाज में दम है। इतना ऊंचा टर्नआउट यही बताता है कि लोगों को व्यवस्था से उम्मीदें हैं, वो बदलाव में यकीन रखते हैं। और 2023 में इन लोगों ने एक बहुत ही साफ फैसला सुनाया। भारतीय जनता पार्टी को मिले 49.09% वोट और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 36.44% वोट। ये एक स्पष्ट जनादेश था, इसमें कोई शक नहीं। दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर था 26,482। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों लोगों की एक सामूहिक आवाज है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसे आप एक ट्रस्ट डेफिसिट भी कह सकते हैं, भरोसे का अंतर। और यही वो फासला है जिसे किसी भी चुनौती देने वाली पार्टी को सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि लोगों का भरोसा जीतकर पाटना होगा। इस डैशबोर्ड पर पूरी तस्वीर एक साथ साफ हो जाती है। आप देखिए, 75% टर्नआउट, यानी 2 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, और उसके बाद जीत का अंतर 26,000 से भी ज्यादा रहा। इसका मतलब यह है कि एक बड़ी और सक्रिय आबादी ने बहुत सोच समझकर एक निर्णायक फैसला दिया है, और इसलिए चुनौती भी उतनी ही साफ है। देखिए, हमारा संवैधानिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक जीवन में जो भी बातचीत हो वो जानकारी पर आधारित और जिम्मेदार हो, और इसकी शुरुआत होती है लोगों के जनादेश को पूरे सम्मान के साथ सुनने से। डेटा का विश्लेषण किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। ये जो 26,482 वोटों का अंतर है, ये एक रात में पैदा नहीं हुआ। ये एक कहानी है जो पिछले 4 चुनावों में धीरे धीरे हमारे सामने आई है। ये कहानी है लोगों के बदलते हुए भरोसे की। चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए।
2008 में बीजेपी जीती, फिर 2013 में एक बड़ा स्विंग आया और कांग्रेस ने 42% से ज्यादा वोट लेकर शानदार जीत हासिल की। लेकिन फिर 2018 में पासा पलट गया। कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर सिर्फ 20% पर आ गया और बीजेपी सत्ता में लौट आई। और 2023 में बीजेपी ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि व्यवहारी एक स्विंग सीट है। यहां जनता का भरोसा किसी की जागीर नहीं है, यहां विश्वास बार बार कमाना पड़ता है। इस पूरी कहानी में सबसे अहम मोड़ आता है आदिवासी वोटों के बंटवारे से। 2018 में देखिए, एक क्षेत्रीय आदिवासी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी को लगभग 24% वोट मिले थे। इन वोटों ने सीधे सीधे विपक्ष को बांट दिया। लेकिन 2023 में क्या हुआ? जीजीपी का वोट शेयर गिरकर सिर्फ 10% के आसपास रह गया। तो सवाल यह है कि यह बिखरा हुआ वोट गया कहां? आंकड़े इशारा करते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा सत्ताधारी दल की तरफ गया। ब्योहारी की राजनीति की धुरी आदिवासी वोट है, और ये वोट जब एक साथ आता है या बिखरता है तो वही हार और जीत का फैसला करता है। लेकिन विश्लेषण सिर्फ वोटर के व्यवहार तक रुक नहीं सकता। हमें थोड़ा और गहराई में उतरना होगा। हमें पर्दे के पीछे काम कर रही ताकतों को भी समझना होगा। यानी किसी भी राजनीतिक दल की अंदरूनी मशीनरी, उसकी व्यवस्था कैसी है। चलिए एक सिस्टम लेवल डायग्नोसिस करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल की ताकत या कमजोरी को हम 4 पैमानों पर परखते हैं, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। पहला है चुनावी चेहरा, यानी वोटर्स और उनका मूड, जिसकी बात हम कर चुके हैं। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा, यानी पार्टी की जमीनी मशीनरी, बूथ लेवल पर उसकी पकड़। तीसरा है नैरेटिव चेहरा, यानी वो कहानी, वो संदेश जो पार्टी जनता तक पहुंचा रही है। और चौथा है संसाधन चेहरा, यानी काम करने के लिए जरूरी पैसा और लॉजिस्टिकल सपोर्ट। व्यवहारी के मामले में जो चुनौती देने वाली पार्टी है, उसकी सबसे बड़ी प्रणालीगत कमजोरी उसके संगठनात्मक चेहरे में दिखती है। जमीनी स्तर पर नेटवर्क और खासकर बूथ लेवल पर मौजूदगी सत्ताधारी दल के मुकाबले काफी कमजोर है। और ये कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल गैप है, एक ढांचागत कमी। क्योंकि अगर बूथ पर आपके कार्यकर्ता मजबूत नहीं है तो चुनाव के दिन वोटरों को घर से निकालना और अफवाहों का सामना करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब जरा नैरेटिव यानी कहानी की लड़ाई को समझिए। सत्ताधारी दल एक कहानी सुनाता है, सरकारी योजनाओं की, कानून व्यवस्था की, स्थिरता की। वहीं एक चुनौती देने वाली पार्टी को एक वैकल्पिक कहानी गढ़नी पड़ती है। एक ऐसी कहानी जो लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतों से सीधे जुड़े। टूटी सड़कें, नौकरियों की कमी, किसानी का संकट। एक ऐसी कहानी जो आदिवासी समुदायों को ये महसूस कराए कि ये उनके जल, जंगल, जमीन और सम्मान की लड़ाई है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसका विश्लेषण कर लिया, पर अब आगे क्या? सिर्फ कमी जानना काफी नहीं होता। असली काम है उस कमी को दूर करने के लिए एक ठोस, एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान बनाना। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो उन 26,000 वोटों के फासले को भर सके और लोगों का भरोसा दोबारा जीत सके। यह है लोगों से दोबारा जुड़ने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान। D90 सुनिए, घर घर जाकर लोगों की शिकायतें समझिए, उनकी मैपिंग कीजिए। D80 संगठित कीजिए, भरोसेमंद स्थानीय नेताओं के साथ हर बूथ पर कमेटी बनाइए। D60 आवाज बुलंद कीजिए, जो समस्याएं आपने सुनी उन्हीं पर रैलियां और मीडिया कवरेज कीजिए। D45 विस्तार कीजिए, स्थानीय भाषा में डिजिटल माध्यमों से सही संदेश सही व्यक्ति तक पहुंचाइए। D30 लामबंद कीजिए, वोटर आईडी कैंप लगाइए और वोटरों को बाहर निकालने के लिए अभियान चलाइए। और D0 यानी चुनाव के दिन रक्षा कीजिए, अफवाहों से लड़ने और वोटरों की मदद के लिए एक वॉर रूम तैयार रखिए। ये सिर्फ वादे नहीं हैं, ये डेटा पर आधारित एक एक्शन प्लान है। अब इस योजना को सफल बनाने के लिए एक दोहरी रणनीति चाहिए। ये काम अकेले नहीं हो सकता। उम्मीदवार की अपनी भूमिका है और पार्टी हाईकमांड की अपनी। उम्मीदवार को हर दिन लोगों की शिकायतों को सुनने और सुलझाने का एक केंद्र बनना होगा। छोटे छोटे लेकिन दिखने वाले काम शुरू करने होंगे। युवाओं और महिला समूहों से सीधा संवाद बनाना होगा। वहीं हाईकमांड को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बड़े नेताओं को भेजकर ये जताना होगा कि ये सीट उनके लिए अहमियत रखती है। प्रोफेशनल स्टाफ के लिए फंड देना होगा और स्थानीय पार्टी के ढांचे को फिर से खड़ा करना होगा। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। जब हम मतदाताओं से जुड़ते हैं तो हमें उनकी निजता और सहमति का पूरा सम्मान करना चाहिए। जानकारी का इस्तेमाल उन्हें किसी भी तरह से मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने और फिर उनकी बेहतर सेवा करने के लिए किया जाना चाहिए। भरोसा इसी नींव पर टिकता है। आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि असली लक्ष्य सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है,
असली लक्ष्य है शासन की एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो काम करे, जो लोगों तक पहुंचे। जो भी मेहनत की जा रही है उसका असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यही है, लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव। विजन बहुत सीधा और सरल है। राजनीति सत्ता का खेल नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नेंस यानी सुशासन देने की एक प्रणाली होनी चाहिए। आगे का रास्ता अनुशासन, डेटा और गहरी सहानुभूति की मांग करता है। तभी एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सकता है जहां सड़कों के गड्ढों में पौधे नहीं बल्कि लोगों के चेहरों पर उम्मीद उगे। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।